नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद अब मैं लिखित और मौखिक अभ्यास को करवाऊंगा। तो आज हमारी जो क्लास चलेगी वो मौखिक अभ्यास की चलेगी। ध्यान रखिएगा, हमारा पाठ चल रहा है स्वामी दयानंद। कौन सा चैप्टर चल रहा है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का आज मौखिक अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों को देता है कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बिल्कुल संपूर्ण सब्जेक्ट के A1 ऐसे ही बहुत बेहतर तरीके के नोट्स। तो ध्यान रखिएगा, आपको वो नोट्स जरूर अपने पास ले लेना, क्योंकि जो कंटेंट आप क्लास में देख रहे हैं वही कंटेंट आपके पास होगा। तो आप लोगों को सुगमता और सरलता होगी और परीक्षा में अच्छे अंक ला पाने के लिए आप तैयार रहेंगे। ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को इतनी बात मेरी जरूर मानना है, ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों के अच्छे अंक बोर्ड उसमें आ जाएं बोर्ड में, तो ध्यान रखना कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आज देखें, आज हमारी क्लास रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड स्वामी दयानंद 9वां पाठा अभ्यास मौखिका। चले आगे देखें। पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, पहले प्रश्न से ही हम बात करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? स्वामिनः दयानंदस्य विषये द्वे वाक्ये वदत्। मौखिक अभ्यास में स्वाभाविक सी बात है कि आपको याद करना होता है। याद करेंगे तो इन्होंने कहा है कि स्वामिनः मतलब स्वामी, दयानंदस्य माने दयानंद के, स्वामी दयानंद के विषय माने विषय में, द्वे माने दो, वाक्य माने वाक्य, वदत माने दो वाक्यों को बोलना है। स्वामी दयानंद कैसे थे? पूरे पाठ को पढ़ने के बाद आपको उनके विचार धारणा क्या लगी, क्या होने चाहिए उनके दो वाक्य आप अपने मन से लिख सकते हैं, कोई भी। ठीक है। अब यहां देखो, स्वामिना जो बना हुआ है ये आपका बना हुआ है कहां का? षष्ठी विभक्ति का एक वचन, स्वामी के रूप चलेंगे। और यहां पर स्वामी दयानंद में लगा हुआ है षष्ठी का एक वचन, और विषय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तो मैंने द्वारा देखिए ये वाक्य लिखे गए हैं दो, आप और अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। स्वामिनः दयानंदस्य विषये द्वे वाक्ये, देखें द्वे वाक्य। पहला, दयानंदः समाज सुधारकः आसीत्। बिल्कुल सरल वाक्य दिए हैं मैंने। देखें, स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। कोई डाउट? स्वामी दयानंद क्या थे? अपने समाज सुधारक थे, इसलिए समाज सुधारकः आसीत्। तो प्रथमा का एक वचन, समाज सुधारका में प्रथमा का एक वचन, आसीत् मतलब थे। इसके बाद लिखा हुआ है हमारा, दयानंदः आर्य समाजस्य संस्थापक आसीत्। दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे और आर्य समाज की उन्होंने स्थापना भी की थी। ध्यान रखें, क्योंकि हमारे यहाँ की जो रूढ़िवादी प्रथा थी उन प्रथाओं से उठकर के स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज के लिए, स्वामी दयानंद ने, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें की। आज जो उनके लिए क्या है, बहुत आज हम उनके उस अनुसरण पर चलते हैं और कई ऐसी उनकी संस्थाएं चलती हैं जो आर्य समाज की संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखना। अब जैसे कभी प्रश्न आ जाए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आप बता सकते हैं स्वामी दयानंद। ठीक है ना। चलिए, आसीत जो लगा हुआ है ये लंग लकार का रूप लगा हुआ है भूतकाल का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगले बाद हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया हुआ है, अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम वदत्। नीचे जो लिखे हुए हमारे समस्त पद हैं इनका विग्रह करना है। आपको मैं थोड़ी सी एक बात और बताना चाहता हूं, वो ध्यान रखिएगा कि जब समास होता है जरूरी नहीं है कि समास लिख करके आए, जैसे इसमें कहीं पर समास नहीं लिखा है। ठीक है। अब यहां जब समास की बात आती है तो समास में ये लिखा मिलता है आपको, समस्त पदानाम। ठीक है ना। समस्त पदानाम का मतलब होता है ये समस्त पद है, समस्त पद। और विग्रह, समास का हमेशा जो अलग अलग करना होता है वो विग्रह कहलाता है, और संधि का अलग अलग करना विच्छेद कहलाता है। ध्यान रख लेना, समास का विग्रह होता है, समास का क्या होता है? विग्रह होता है। और क्या होता है इसका? विलोम, व्यास। ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी समास नहीं लिखा और ये हमारे समास हैं। ध्यान रखना। जैसे इसमें दिया हुआ धर्मोद्धार का लिखा हुआ है, सत्यान्वेषी, वैषम्य निवारका, शिखर स्थानीय,
संस्कृत शिक्षा, ये पद दिए हुए हैं, इन पदों को समस्त पदों के रूप में जाना जाएगा। ठीक, तो यहां पर अधोलिखिता नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन दिया हुआ है और समस्त पदा नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन दिया हुआ है। विग्रह माने विग्रह को, तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है और बदत जो रूप लगा हुआ है ये आपका रूप लगा हुआ है कहाँ का, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, चलिए अब आप इसके आप देखेंगे क्या समास के विग्रह, आप यहां पर देख लेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है धर्मोद्धार का, धर्मोद्धारक लिया धर्मस्य उद्धार का, जो धर्म का उद्धार करे, धर्म का उद्धार, तो षष्ठी तत्पुरुष समास आ गया। क्या आ गया है इसमें, षष्ठी तत्पुरुष समास। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, धर्मोद्धार का जो दिया हुआ है धर्म प्लस उद्धार का भी हो जाएगा, इसमें गुण संधि भी हो जाएगी। ठीक है ना, तो गुण संधि, अब समास में संधि हो सकती है, समास में संधि हो सकती है, लेकिन संधि में समास नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब यहां पर जो दिया हुआ है धर्मोद्धार का, धर्म का उद्धारक, धर्म का उद्धार करने वाला। ठीक, तो धर्म, धर्म के आधार पर, नीति पर चलने वाला। ठीक, तो धर्मस्य उद्धार का षष्ठी विभक्ति यहां लगी हुई है हमारे, और उद्धार का में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, इसलिए यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इसके बाद सत्यान्वेषी, सत्यान्वेषी सत्यस्य अन्वेषिणा, सत्यान्वेषिणा षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें भी हो जाएगा। क्यों, सत्य क्या अन्वेषण, सत्य की खोज करने वाला, अन्वेषी का मतलब होता है खोज करने वाला, और अन्वेषिणा संस्कृत में कहते हैं, ध्यान रखना, अन्वेषी का मतलब होता है खोज करने वाला, सत्य की खोज करने वाला, सत्यान्वेषी, सत्यान्वेषिणा, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। सत्य प्लस अन्वेष, देखें सत्य प्लस अन्वेषी, सत्य प्लस अन्वेषी दिया हुआ है, देखें सत्यान्वेषी लिखा ना, सत्यान्वेषी ये दिया हुआ है। अब यहां पर आप दीर्घ संधि कर सकते हैं, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, और जब बड़ा आ हो जाएगा तो आपका हो जाएगा सत्या, सत्या आधा ना और वेशी, सत्यान्वेषी बन गया कि नहीं। इसी प्रकार से आप धर्म प्लस उद्धारिका में गुण संधि का योग बना सकते हैं, धर्म प्लस उद्धार का। ध्यान रखें, मैं आपको यहां पर क्यों ये सारी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक हैं। फिर लिखा हुआ है वैषम्य निवारका, वैषम्यस्य निवारका, वैषम्यस्य निवारका मतलब विषम परिस्थितियों से निकालना। ठीक है, तो इसमें भी विषम परिस्थिति का निवारक या उसका क्या करना, उसका निवारण ढूंढना, षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें भी हो जाएगा। विषम या विपदाओं का निवारक ऐसा कह सकते हैं, तो इसमें भी विपदाओं का निवारक, वैषम्यस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और निवारका में लगा हुआ है हमारा कौन सा, प्रथमा का एक वचन, तो षष्ठी तत्पुरुष समास यहां पर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है शिखर स्थानीय, शिखरा स्थानीय, शिखरे प्लस स्थानीय, शिखरे स्थानीय, तो यहां पर देखेंगे तो सप्तमी तत्पुरुष समास आपका लग जाएगा। क्या लग जाएगा यहां, सप्तमी तत्पुरुष समास, शिखरे, शिखर में जो स्थान ग्रहण कर ले, अर्थात जिसको सबसे पहले गिना जाए, जिसका पहला स्थान हो, शिखर पर हो, चोटी पर हो, तो शिखरे स्थानीय। और आज स्वामी दयानंद को बोले शिखर पर गिना जाता है, तो सप्तमी तत्पुरुष, शिखर पर, तो पर भी आ जाएगा, शिखर में तो मैं भी आ जाएगा, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है मैं या पर, मैं या पर दो चिन्ह होते हैं। ठीक, तो आप किसको लगाएंगे, शिखर पर स्थित या शिखर में स्थित, दो में से कोई भी लग सकता है। फिर इसके बाद दिया संस्कृत शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा को उन्होंने ग्रहण करवाया, वेदों का ज्ञान दिया, लोगों को वेदों से अवगत कराया, संस्कृत की शिक्षा को सार माना, और संस्कृतस्य शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। क्यों, क्योंकि की चिन्ह आया है, और षष्ठी का की चिन्ह होता है का, के, की, तीन चिन्ह होते हैं, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये हमारे चिन्ह होते हैं सप्तमी षष्ठी के। तो इस प्रकार से इन्होंने यहां पर क्या है बनाया। इसके बाद दिया हुआ है संधि विच्छेदम कुरुता, संधि विच्छेदम कुरुत। अब ये भी हमारा लोट लकार का लूप लगा हुआ है, और ये कह रहा है कि संधि विच्छेद करो, इन पदों के संधि विच्छेद करना है।
अभी समास थे, समस्त पदों का विग्रह करना था, अब संधि का विच्छेद करना है। इसको हम संधि कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? संधि। वहां कहा था समस्त पद, यहां कहेंगे संधि। वहां हुआ था विग्रह, यहां होगा विच्छेद। ध्यान रखना, क्योंकि विच्छेद हमेशा वर्णों में होता है और विग्रह हमेशा पदों में होता है। समास में पद होते हैं, संधि में वर्णों का विच्छेद होता है। संधि में वर्णों का विकार होता है, वहां पदों में विकार होता है। ध्यान रख लेना, दोनों चीजों को, संधि और समास आपके लिए दोनों उपयोगी हैं, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, बस वो पदों में होता है, ये वर्णों में होता है। और शब्द देखेंगे तो एक जैसे दिखाई देते हैं कि अब इसमें संधि लगाएं कि समास लगाएं। जब समास और संधि नाम ना होगा क्या लगाओ, इसलिए ध्यान से देखना। पहला शब्द दिया हुआ है संकल्पाच्य, दूसरा धर्मांतरम, तीसरा समाज उद्धारणस्य, सत्यान्वेषिणा विग्रहार्पितानि। देखिए यहां पर सत्यान्वेषिणा अभी आया था ना, सत्य की खोज, समास में भी आया, संधि में भी आ गया ना। तो जरूरी नहीं है कि दोनों में नहीं हो सकता। मैंने अभी इसके पहले बताया है आपको कि समासों में संधियां हो सकती हैं, लेकिन संधि में समास नहीं होता है। जैसे संकल्पाच्य लिखा हुआ है, इसमें समास नहीं होगा, यह मूल रूप से संधि का पद है, ठीक, इसमें नहीं होगा। अब आगे देखेंगे, इसकी संधियां हम लोगों को करना है। चलिए, यह संधि का विच्छेद आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यह केवल और केवल इतने पर ही हमारी बात सीमित नहीं रहेगी। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये संधि करना सीखना है। आपने अपनी बुक में फिल कर लिया है, आप अपनी बुक को पढ़ लिया है और आपने परीक्षा दे ली, ठीक है, आप अच्छे नंबर भी ले आए, लेकिन आप अपने आप से छल नहीं कर सकते, माता पिता से छल नहीं कर सकते हैं। आपने देख लिया कि संकल्पाच्य लिखा हुआ है, आपने ये देख लिया कि यहां ऐसे भरना है, परीक्षा में भर के नंबर आ गए, लेकिन जीवन में आपको कभी अगर दोबारा संकल्पाच्य लिखना आ गया तो फिर क्या करेंगे? आपने किसी से पूछ लिया, भविष्य किसी ने नहीं देखा, आप शिक्षक बन गए, आप शिक्षक बन गए और आपसे पूछा गया कि इस शब्द में यह कैसे हुआ है, फिर क्या करेंगे? तो भविष्य को देख करके आपको कदम उठाना है। आप अगर किसी शब्द को सही नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब आप शिक्षित नहीं हैं, आप शिक्षित नहीं हैं, आपने केवल खाना पूर्ति की है। यह बात ध्यान रख लेना। इसलिए कोई भी शब्द आपको पढ़ना है तो एकदम बहुत अच्छे से परफेक्ट होकर के पढ़ना। इसमें लिखा है संकल्पाच्य, संकल्पात प्लस च दिया हुआ है व्यंजन संधि। ध्यान रखें, संकल्पात, संकल्पात प्लस च, यहां पर ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? स्तो, इश्चुना, इश्चु, तो आपका यहां पर च हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इश्चुत्त संधि से, तो संकल्पात की जगह संकल्पाच हो जाएगा। ता के ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाएगा और व्यंजन संधि का योग होगा। और व्यंजन संस्कृत में बोले तो इसको हल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें? हल संधि। और यहां पर आपका जब शब्द बनेगा तो बन जाएगा संकल्पाच, संकल्पाच बन जाएगा कि नहीं? इस प्रकार से आपका यहां पर क्या होगा? शब्द आपका बनेगा। व्यंजन संधि, हल संधि इसमें हो जाएगी। और इश्चुत्त संधि, आपको मैं गहराई में तो ज्यादा संधियों के नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे सूत्रों का समावेश होता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है धर्मांतरम, धर्म प्लस अंतरम, धर्म प्लस अंतरम बराबर धर्मांतरम, दीर्घ संधि, धर्म प्लस अंतरम, अंतरम दिया हुआ है। इसका आ ले लेना और इसका आ ले लेना, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ बनेगा। इसमें से देखें, आपने जो धर्म में से आ को निकाल लिया तो मां आपका आधा बच गया, और यहां अनंतरम का आ निकाल लिया तो आधा ना और तरम बच गया। ठीक, आ को इसमें जोड़ोगे तो आपका बनेगा धर्मा और आधा ना तरम, धर्मांतरम, शब्द जुड़ जाएगा और शब्द बनेगा धर्मांतरम। यहां पर आपकी दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्यों यहां पर? क्योंकि एक सूत्र आता है दीर्घ संधि का, अकह शवर्णे दीर्घा, अकह शवर्णे दीर्घा। अकह शवर्णे दीर्घा सूत्र क्या कहता है कि अगर पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ, फिर उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ, दो में से कोई भी आ जाए तो बड़ा आ बन जाता है। ध्यान रखना, बड़ा आ बन जाता है। छोटी ई या बड़ी ई, फिर उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई।
दो में से कोई भी आ जाए तो बड़ी ई बनता है। इसी प्रकार से छोटा ऊ या बड़ा ऊ या छोटा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बनता है। ये दीर्घ संधि कहती है। तो यहां पर देखें आ के बाद आ जाने पर क्या बन गया है, आ बन गया, तो दीर्घ संधि हो गई है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। आगे देखें, अगला शब्द हमारा रहेगा समाजोद्धारणस्य। पूरे पद में देखें तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, जैसे रामस्य वैसे ही समाजोद्धारणस्य। फिर समाज प्लस उद्धरणस्य, देखें समाज प्लस उद्धरणस्य शब्द दिया हुआ है, समाज प्लस उद्धरणस्य। अब यहां पर देखें, यहां आ ले लीजिए और यहां पर ऊ ले लीजिए। आ के बाद ऊ आने पर क्या बनता है, ओ बन जाता है। ओ बनता है कौन सी संधि में, गुण संधि में। गुण संधि में सूत्र कौन सा, आद गुणा, आद गुणा सूत्र रहेगा। ध्यान रखना, इसमें आपका संधि क्या कहती है, पहले पद में अगर छोटा आ या बड़ा आ दो में से कोई भी हो, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो ए बनता है। और फिर इसके बाद यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ दो में से कोई भी आ जाए तो ओ बन जाता है। बन जाता है कि नहीं। तो यहां पर आपका शब्द क्या बन जाएगा, देखिए ओ आ गया है। अब यह समाज में से आ निकल गया है तो समाज का जा आधा बचेगा, समाज का जा आधा बचेगा और जो ओ बना हुआ है इसको बीच में लिख देंगे ओ, प्लस उद्धरणस्य का ऊ निकल जाएगा तो आधा धा क्या बचेगा, आधा धा और वो आधा दा धा रणस्य, ये आपका पद बचेगा। यहां इसको ओ की मात्रा इसमें लगाओगे तो ये बनेगा समाजो, क्या बनेगा, समाजो। और देखें उद्धरणस्य, उद्धरणस्य बन जाएगा कि नहीं, समाजोद्धरणस्य। समझ में आया कि नहीं। यहां आपकी गुण संधि हो जाएगी और आद गुणा सूत्र हो जाएगा। चलिए मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि इससे बनने वाले और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आप लोगों को तैयार करना है, और कहीं पर अगर नहीं बनते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना भी है और बताना है कि ये आपसे नहीं बन रहा है। और अगर कोई शब्द है जिसकी संधि नहीं कर पा रहे वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके दें, मैं आपको करके दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, आप अपने परीक्षा के लिए ये कंटेंट का आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी जरूर ले लेना, क्योंकि अगर ये जानकारी लेकर के आप वहां से अगर कंटेंट आपके पास मटेरियल आ जाता है तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत सारी चीजें कैसी, सारी चीजें सिस्टम से रखी हुई मिल जाएंगी। आपकी बुक में तो दिया है वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या करना, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करना। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा सत्यान्वेषिणा, सत्य प्लस अन्वेषिणा। मैंने अभी समास में आपको इसी बात पर चर्चा की है, सत्य प्लस अन्वेषिणा, सत्य प्लस अन्वेषिणा। देखें इसमें आपकी अब संधि, यहां पर आप अच्छे से देख लीजिए, वहां तो मैंने नहीं बताया है आपको क्योंकि समास चल रहे थे। यहां पर आ और आ मिलकर के यहां बड़ा आ बन जाएगा और ये शब्द हमारा रहेगा सत्या, सत्य और आ जुड़ेगा इसमें तो सत्या बनेगा। अन्वेषिणा का आधा ना और वेषिणा, इसमें शब्द हो जाएगा। ठीक, अब इसको आ को इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा सत्या और वेषिणा इसमें जुड़ जाएगा, सत्यान्वेषिणा। आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब इसमें संधि कौन सी लगी हुई है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि लगी है, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र मैं अभी इसके पहले भी बता चुका हूं, अकाह सवर्णे दीर्घा, अकाह सवर्णे दीर्घा, यह आपका सूत्र यहां पर बता चुका हूं। वही है हमारा आ के बाद आ आने पर क्या बनता है, आ के बाद आ आने पर हमारा बड़ा आ बनता है। फिर इसके बाद बड़ा आ के बाद बड़ा आ जाए तो भी बड़ा आ बनता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे अगर आप लोगों को यहां पर कोई भी समस्या अगर जाती है कि ये संधि आपसे नहीं समझ में आ रही है तो आपको बोलना है। अगर आप बोलेंगे नहीं मतलब गड़बड़ हो जाएगा, सब आपका सब क्या है, जितना पढ़ा आप लोगों ने सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि केवल और केवल रट्टा मार पढ़ाई भूल जाती है। परीक्षा के समय आपको सब कुछ भूल जाएगा। इसीलिए आपको एक काम ऐसा करना है कि ये संधि दोबारा भूले नहीं। फिर लिखा है विग्रहार, देखें विग्रह अर्पितानि, तो विग्रह प्लस अर्पितानि,
विग्रह प्लस अर्पितानि, विग्रह प्लस अर्पितानि, विग्रह प्लस अर्पितानि दिया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे, यहां से आपने आ ले लिया और यहां पर आपने आ ले लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बन गया। यहां पर भी हमारी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। यहां पर भी हमारी दीर्घ संधि होगी और दीर्घ संधि का सूत्र है आकाश वर्णे दीर्घा। आ के बाद आ आने पर बड़ा आ बन जाता है। यहां देखें, ये लिखा हुआ है विग्रह, हा में से आ निकल चुका है, हा में से आ निकल चुका है, इसीलिए यहां हा आधा हो जाएगा और यहां बड़ा आ, दोनों को बनाने पर एक हमारा बड़ा आ बना हुआ है, उसको हम मध्य में लिख देंगे। अर्पितानि का आ निकल जाएगा, पितानी शब्द हमारा यहां जुड़ जाएगा। आ को इसमें जोड़ेंगे, शब्द हमारा बनेगा विग्रह। क्या बनेगा? विग्रह पितानी, पितानी दिया हुआ है, विग्रहार पितानी बना है कि नहीं? चलिए यहां पर देख लिया, दीर्घ संधि हो गई है, दीर्घ संधि। ध्यान रखना, अभी मैं इनको आपको लिख के बता दे रहा हूं कौन सी संधि है। इसमें आप लिख लेंगे हल संधि, हल संधि। और हल संधि के अंतर्गत अगर पूछता है तो आप कह सकते हैं इश्चुत संधि। कौन सी संधि? इश्चुत संधि। सूत्र इसका स्तो हिश्चुना इश्चु रहेगा। इसमें अगर बात करें तो इसमें हमारी दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है? अच संधि के अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत। और इसमें समाजोद्धारका में हमारी गुण संधि होगी। कौन सी होगी? गुण संधि। इसमें हमारी गुण संधि होगी। फिर इसके बाद सत्यान्वेषणा में सत्य प्लस अन्वेषणा, यहां पर भी हमारी दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि। ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ विग्रहार पितानी में, यहां पर भी हमारी दीर्घ संधि होगी। ये आपकी सारी संधि यहां पर हो गई है। ठीक है। मैं आपको यहां ये लिख करके भी दे सकता था, नहीं, लेकिन आपके सामने इन चीजों को लिखा गया, अब ये आपको कभी भूलेगी नहीं। ठीक, क्योंकि पुस्तकस्य लिखी विद्या और परहस्ते गतम धनम और कार्य काले समुत्पन्ने ना तद विद्या ना तद धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन कभी समय आने पर काम नहीं आता है। जब तक आपके पास आपका धन नहीं है और जब तक आपकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, तब तक वो काम नहीं आएगा। आपके पास तो गाइड, सारा सॉल्यूशन, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन अगर आपके दिमाग में नहीं है, परीक्षा में क्या करोगे? आपके पास तो करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आपको जरूरत रात में 12 बजे है और अगर उस समय बैंक बंद रहते हैं, एटीएम से उतना पैसा नहीं मिलता है, आपको बहुत ज्यादा रुपए चाहिए, फिर कहां से होगा? इसीलिए अपना पैसा अपने काम आएगा। कब? जब अपने हाथ में होगा, दूसरों के हाथ में नहीं देना। ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। इसके बाद दिया हुआ है पंच अव्यय पदानी वदत। अगला प्रश्न दिया हुआ है पंच अव्यय पदानी वदत। 5 अव्यय पदों को बोलो जो आपके इस पाठ में आए हों, ऐसे 5 अव्यय पद। आपको पहली बात तो मैं ये बता दूं कि उपसर्गों को हम अव्यय कह सकते हैं। उपसर्ग अगर दिया हुआ है तो उसको हम अव्यय बोल सकते हैं, और अव्यय को उपसर्ग नहीं कह सकते। अव्यय को उपसर्ग नहीं कह सकते हैं, ध्यान रख लेना, ये गलत है। उपसर्ग को अव्यय कह सकते हैं, लेकिन अव्यय को उपसर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि उपसर्गों की संख्या निश्चित है, अव्ययों की संख्या निश्चित नहीं है। ध्यान रखें। यहां पर लिखें 5 अव्यय है। सबसे पहला जो आपके यहां पाठ में प्रयोग किया गया, इति, प्रति, अधि, अनु, अभि, ये हमारे अव्यय है। इन अव्ययों को हम लोगों ने क्या है, इस पाठ में देखा है, इसीलिए उन्हीं अव्ययों को यहां पर लिख दिया गया है। चलें आगे देखें, आगे हमारा रहेगा। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं आगे का आपका लिखित अभ्यास लेकर के आऊंगा। ध्यान रखिएगा। तो ये ज्यादा बड़ी हमारी क्लास नहीं थी, हम लोगों ने मौखिक रूप से कोशिश करना है कि इसको संपूर्ण हम मौखिक रूप से ही याद कर पाएं, क्योंकि आपके लिए ही सबसे ज्यादा सुगम होगा। परीक्षा के लिए आपकी तैयारी विधिवत तरीके से होगी। ध्यान रख लेना, आप किसी भी माध्यम से हो, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी हो, सबका सॉल्यूशन मैग्नेट ब्रेंच के पास है। ध्यान रखिएगा, मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम परिवार आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। और 100% फ्री एजुकेशन का मतलब है 100% निःशुल्क
आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि केवल और केवल 10th क्लास, यहां पर क्लास 7th से लेकर के क्लास 12th तक की संपूर्ण कक्षाएं विधिवत तरीके से यहां पर दी जाती हैं और विथ मटेरियल के साथ भी। ध्यान रखिएगा, विथ कंटेंट के साथ आपको यहां टीचर कितना प्रयास करके ये कंटेंट तैयार करते हैं, फिर आपको ये यहां पर दिया जाता है। तो आप लोग निश्चिंत भाव से, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल मन में ज्यादा लोड नहीं लेना है और पढ़ते रहें, परिणाम आपके समक्ष होगा। ध्यान रखना है। बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर यही कंटेंट आप लोग अपने पास भी रख लें तो और आनंद आएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं तो नीचे जैसे ही जाएंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी और ई बुक्स और ई नोट्स के माध्यम से आपके पास ये सारा मटेरियल पहुंच जाएगा। फिर आप क्लास जैसे ही पढ़ें, अपने सामने ये मटेरियल रखेंगे तो फिर क्या है, पढ़ने में एक अलग ही आनंद आएगा और आपका परिणाम आपके शिखर तक पहुंचेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर कक्षा 7 से और कक्षा 12वीं तक आपकी संपूर्ण कक्षाएं दी जाती हैं। तो जल्द से जल्द आप तूफान की तरह फैला दीजिए इस बात को कि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार क्लास भी दे रहा है निःशुल्क, और आप लोग जैसे ही आपको अगर कंटेंट की जरूरत आपको पड़ती है तो आप कंटेंट यहां से ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों के लिए मैं आपसे बता दूं कि अगर जिस प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते जाइएगा, और शेयर करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक घंटी बनी होगी वहां पर, जैसे मंदिरों में घंटी लगी रहती ना, उससे बेल आइकन को दबाएंगे तो नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचेगी। तो जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।